Hmm. Hello, good morning, students. So, students, in last class of mine, we had done the fundamentals of dimensions, units and dimensions. तो पिछली क्लास में जो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि जो डायमेंशंस का डोमेन है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बना कि आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आना चाहिए, डायमेंशन निकालना आना चाहिए। और डायमेंशन निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? उसके यूनिट की, है ना। डायमेंशन निकालने के लिए जरूरत किसकी होती है? उसकी यूनिट की। और जब आप उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट देखते हो तो आपको दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज मिलती हैं। एक ऐसी जिसमें कि यूनिट जो होगा वो केजी, मीटर, सेकेंड, इनके टर्म्स में होगा। अगर इनके टर्म्स में होगा तो आप डायमेंशन डायरेक्टली लिख दोगे। और अगर इनके टर्म्स में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन फोर्स का यूनिट है, वर्क का यूनिट जूल, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, तो आपको इस टाइप के यूनिट्स में कोई केजी, मीटर, सेकेंड एक्सेट्रा नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आप उसे किसमें फॉर्मूला लिख करके और फॉर्मूले को तब तक ब्रेक करते हो जब तक कि जो उसके यूनिट्स हैं वो केजी, मीटर और सेकेंड में आ जाए, उससे आप डायमेंशन लिखते हो। फिर जो लास्ट टाइम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल और जिसके थ्रू डायमेंशंस के सारे क्वेश्चंस, सारे डेरिवेशंस होते हैं, वो चीज हमारे सामने क्या आई थी कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन मींस फोर्स F इक्वल्स टू मास m into a, वर्क W इक्वल्स टू फोर्स into डिस्प्लेसमेंट, V इक्वल्स टू U plus AT, S इक्वल्स टू UT plus half AT square, etc. तो जो भी इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा, ये हमेशा होगा। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा। और दूसरी चीज क्या थी इंपॉर्टेंट, कि उन्हीं इक्वेशंस में जिन टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, जिन टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, उनके डायमेंशंस इक्वल होंगे। जैसे कि S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, तो इन दोनों टर्म्स के बीच में एडिशन है, इनके डायमेंशंस इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो जिन टर्म्स के बीच में, और टर्म का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बोलो यू इज ए टर्म, यूटी कंबाइनली इज ए टर्म ऑफ एटी स्क्वायर कंबाइनली इज ए टर्म, इनके डायमेंशंस इक्वल होंगे। तो जिनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, उनके डायमेंशंस इक्वल हुए। जैसे बोला गया ए इक्वल्स टू बी प्लस सी अपॉन एम प्लस के स्क्वायर, इनमें एडिशन है, तो के स्क्वायर का डायमेंशन एम के, राइट। फिर के स्क्वायर और एम का डायमेंशन इक्वल होगा, और वो डायमेंशन किसी एक के इक्वल कर दोगे बाद में। जैसे एम का डायमेंशन मान लो m1 है, तो इस पूरे टर्म का भी डायमेंशन क्या हो गया? m1, इसका भी m1, इसका भी m1, दोनों के एडिशन का भी m1, और इसका पूरे का m1। फिर ये जो पूरा टर्म है c अपॉन m1, इसका डायमेंशन b के इक्वल होगा, और जो इसका डायमेंशन होगा यही इस पूरे टर्म का होगा, और दोनों का मिलकर के डायमेंशन क्या होगा? वही जो b का है, और वो डायमेंशन a के डायमेंशन के इक्वल होगा। आपने पिछली क्लास में ये चीज ठीक से सीखी थी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, और एक डेरिवेशन किया था टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। अब हम उसके आगे प्रोसीड करते हैं। इसके आगे प्रोसीड करने में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि आपको किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से आपको वैल्यू दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करनी है।
एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। मेरा मतलब जैसे आपका हुआ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ जिसमें कि लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में करेंगे, और एक हुआ जिसमें कि लेंथ का मेजरमेंट मीटर में करेंगे। आपका 1 मीटर इज इक्वल व्हाट, 100 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लाइक जैसे 1 न्यूटन। न्यूटन किसमें है, एम के सिस्टम। अब हाउ मेनी डाइन्स, डाइन इज द यूनिट इन द सीरियस सिस्टम। फोर्स का सीरियस सिस्टम में यूनिट डाइन होता है। सिमिलरली 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्ग्स। आर्ग जो यूनिट है वो सीरियस सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है, और एम के सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है, इट इज व्हाट, इट इज द जूल। सो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्ग्स। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। बच्चों इसका सबसे एक बेसिक फंडामेंटल आप ऑब्जर्व करोगे, दैट इज व्हाट, यहाँ पे मीटर है और सेंटीमीटर है। मीटर से एसोसिएटेड क्वांटिटी 1 है, और सेंटीमीटर से इक्विवेलेंट एसोसिएटेड क्वांटिटी 100 है। जो इससे एसोसिएटेड इक्विवेलेंट क्वांटिटी दैट इज व्हाट, 100 है। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करो कि अगर यूनिट छोटा हो जाएगा, मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो अगर यूनिट छोटा हो जाएगा तो एसोसिएटेड क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। अगर यूनिट छोटा हो जाएगा तो एसोसिएटेड क्वांटिटी क्या होगी, वो बड़ी हो जाएगी। आप समझ गए, यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, छोटा, एसोसिएटेड क्वांटिटी क्या होगी, ये बड़ी होगी। और अगर यूनिट बड़ा हो, जैसे मीटर बड़ा यूनिट है, तो एसोसिएटेड क्वांटिटी क्या है उसकी, छोटी हो गई। इज दैट क्लियर। आप देखो ये कन्वर्जन्स हम करेंगे कैसे। मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल कैलकुलेशन से सिखाता हूँ। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एम के सिस्टम। अब आपको इसे सीरियस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट करना कि जी इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत ही इजी है। आप जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे नहीं भी करो तो भी आप इसे कर दोगे, बट आप फंडामेंटल मेथड सीखोगे। आपको क्या करना है, हम लोग जी की बात करें, आप इसका डायमेंशन लिख लो। डायमेंशन इसका आ गया L1 T-2, है ना। जी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन L1 T-2, ये इसका डायमेंशन आ गया, राइट। अब आप देखो, आप इसे इक्वल करोगे, और यहां पे भी एक बार डायमेंशन इसका लिख लो L1, यहां पे भी लिख लोगे L1 T-2, और आप एक और 1 1 इस और 2 2 कर दो, राइट। अब 1 यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे, सो यहाँ पे आप कर दो 9.8, राइट। और यहाँ पे यू वांट टू नो कि कितने इस यूनिट में होगा, n कर दो। यहाँ पे पता इट्स अमाउंट इज व्हाट, 9.8, एंड व्हाट विल बी इट्स अमाउंट हियर, n, दैट इज टू बी नोन। आप क्या करोगे, n इक्वल्स टू, you'll see n equals to, n की वैल्यू 9.8, राइट, into L1 by L2 to the power 1 into T1 by T2 to the power minus 2. ठीक है, n equals what, 9.8, L1 by L2 to the power 1, T1 by T2 to the power what, minus 2. Now see, now you'll see, अब n is equal to, n equals to 9.8। अब ये m के सिस्टम में था और ये सीजीएस में, तो m के सिस्टम में लेंथ क्या होगा, 1 मीटर, और यहाँ पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर टू दी पावर 1। यहाँ पे एम के सिस्टम में भी टाइम का यूनिट सेकेंड, 1 सेकेंड अपॉन यहाँ पे भी 1 सेकेंड टू दी पावर व्हाट, -2, 9.8।
अब आप देखो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर से कितना बड़ा हो? 1 मीटर 1 सेंटीमीटर से कितना बड़ा है? 100 टाइम्स. सो दिस इंटू 100, ठीक ना? सेकेंड और सेम है तो इंटू 1. और ये दूसरे सिस्टम में आ गया दिस 9.8 इंटू 100, दैट इज व्हाट दिस इक्वल्स टू इंटू 1 इक्वल्स टू 980. सो ये आपका आ गया कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो आप एक बार जल्दी से फिर से देख लो. आप दोनों ओर इसके डायमेंशंस लिख. जिस सिस्टम में आपको पता है एम के एस में पता 9.8 और इस सिस्टम में पता करना है एन आपने मान लिया. अब एन इक्वल टू L1 बाई L2 टू द पावर 1 T1 बाई T2 टू द पावर -2. एम के सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेकेंड और सेकेंड. आपने से वैल्यू डाली कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर से कितना बड़ा है. इट्स 100 एंड यू गॉट द आंसर, राइट? सो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो वो किसी भी तरीके से चेंज लाए. जैसे आप 9 से आपसे बोला गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, वी आर राइटिंग द डायमेंशंस. हमने फोर्स का डायमेंशन लिखा m1 L1 T-2. मैंने आपको कल फोर्स का डायमेंशन निकालना बताया था. तो इन केस कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है कि आपको डायमेंशन सीधे नहीं आते. यूजुअली फोर्स का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन आप इतनी बार यूज करते हो कि आपको डायमेंशन याद हो जाता है. दो माई एडवाइस इज व्हाट, आपको डायमेंशंस किसी चीज के डेलिबरेटली मगअप नहीं करने. डायमेंशंस इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आप कितनी चीजों के डायमेंशंस याद करोगे? आपको किसी भी चीज के डायमेंशंस याद नहीं करने हैं. हाँ, जो फिजिकल क्वांटिटी बार बार यूज में आती है, बार बार यूज में आती हैं, उनके डायमेंशंस आपको अपने आप से याद हो जाते हैं. तो जो आपको बाई डिफॉल्ट अपने आप से याद हो रहा है वो तो ठीक है, बट कोई डेलिबरेटली याद मत कर. आप M1 L1 T-2 यहाँ पे भी आपने किया M1 L1 T-2, यहाँ पे 1, यहाँ पे n. नाउ n इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे 1 1 1, यहाँ 2 2 2. सो दिस 1 इंटू M1 बाई M2 टू द पावर 1, L1 बाई L2 टू द पावर 1, T1 बाई T2 टू द पावर -2. n इक्वल्स टू 1. अब m के सिस्टम में मास का यूनिट क्या है? kg. सो दिस 1 kg, 1 kg अपॉन सीजे सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम, 1 ग्राम टू द पावर 1. एम के सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर, 1 मीटर. सीजे सिस्टम में, क्योंकि ये सीजे सिस्टम वाला था, 1 सेंटीमीटर टू द पावर 1. 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टू द पावर -2. 9 से 1 kg 1 ग्राम से कितना बड़ा है? 1000 टाइम्स. 1 kg is equal to 1000 grams. So there's what? 1000, that is 10 to the power 3 to the power 1. 1 मीटर 1 सेंटीमीटर से 100 टाइम्स बड़ा है. So that is 10 to the power 2 to the power 1. 1 second upon 1 second is 1. So this becomes, तो बच्चों ये हो गया 10 to the power 5. तो जो n हमें निकालना था, n की वैल्यू क्या आ गई? 10 to the power 5. That means कि 1 dime is equal to 10 to the power 5. 1 Newton is equal to how many dynes? 10 to the power 5 dynes. ठीक है ना? ये कितना आ गया? 10 to the power 5 dynes. So I hope you understood and it's all very easy. काफी आसान है ये, है ना? अब आपको मानो वर्क का करना होता, 1 जूल is equal to how many args? आपने फिर से वही क्या, वर्क का डायमेंशन m1 L2 T-2, n यहाँ पे 1 है,
m1 l2 t minus 2. Now n equals to 1, यहाँ 1 1 1, यहाँ 2 2 2, राइट? आपने क्या m1 upon m2 to the power 1, l1 upon l2 to the power 2, t1 upon t2 to the power minus 2. So 1 और mk सिस्टम का ये जो यूनिट दिस mk सिस्टम एंड दिस cgs सिस्टम. सो ये से 1000 टाइम्स बढ़ा, यहाँ पे 1 kg 1 ग्राम 1 मीटर 1 सेंटीमीटर to the power 2, 1 second upon 1 second to the power minus 2. So this becomes n equals to 10 to the power 3 to the power 1, 1 meter 1 centimeter 10 to the power 2 to the power 2 into 1. So 10 to the power 3 and 10 to the power 4, so 10 to the power 7. That means what? It means 1 joule is equal to 10 to the power 7 args. So I hope कि अब वो लोग आपको पूरी फिजिक्स में किसी भी पार्ट में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे. एक सिंपल सा तरीका क्या हो गया, आप उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस लिख लो और जिस सिस्टम में आपको दे रखा है, जैसे इस सिस्टम में दिया है 1 जूल और आपको इस सिस्टम में बताना उसे n ले लो. फिर आप n की वैल्यू इस तरीके से m1 बाई m2 l1 बाई l2 एसेट्रा उन सिस्टम्स में कि mk सिस्टम में cj सिस्टम से मास का एक यूनिट कितने टाइम्स बड़ा है और आप इसे निकाल सकते हो. कई बार वो लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि मैं, ये तो बिल्कुल क्लासिकल एग्जांपल्स हो गए जिसमें कि मीटर केजी सेकंड ये काम आ रहे हैं. मान लो ये आपको क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में दिया रहा है स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चन दिया गया बोला गया कि 180 जूल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी टूल्स. टूल एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये एक इमेजिनरी सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है ना? वैसे कुछ नहीं होता, जूल होता है और आर्ग होता है. टूल मैंने कोई इमेजिनरी सिस्टम ऑफ यूनिट माना और उस इमेजिनरी सिस्टम ऑफ यूनिट में एग्जामिनर ने आपसे बोला कि जो न्यू यूनिट ऑफ न्यू यूनिट न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इज 3 times बिगर. मतलब जो ओल्ड यूनिट ऑफ फोर्स है, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है और उस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इज 3 times बिगर. जो नए यूनिट में फोर्स का, नए सिस्टम में फोर्स का यूनिट है, वो पुराने सिस्टम से 3 times बड़ा है. एंड इन न्यू यूनिट ऑफ length, new unit of system, force F is 3 times bigger, and in the new unit of system, displacement is 2 times bigger. तो आप बताना है 180 joules is equal to how many tools? Tool is the unit of work in the new units of system. So new units of system है, उसमें वर्क यूनिट क्या है? टूल है. अब आपको ऐसे केस में क्या करना है? अब यहाँ पे क्योंकि ये डायमेंशंस आपको फंडामेंटल उसमें तरीके से नहीं, यहाँ पे एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है. आप वर्क का फॉर्मूला लिखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे आपको पूरे डायमेंशंस पे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि नए सिस्टम ऑफ यूनिट में उन्होंने लेंथ के यूनिट को, मास के यूनिट को या टाइम के यूनिट्स को नहीं दे रखा कि कितने टाइम्स बढ़ा है, बल्कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए दे रखा है. तो अब हमारे लिए फंडामेंटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ही हो गया. आपने किया 180 force into displacement is equal to n f dash into d dash. नए सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स इज f dash and displacement is what? d dash. So you see n equals to 180 into f by f dash
into d by d dash. So this becomes 180. This what 1 by 3. 1 by 3 आप समझ गए ना, क्योंकि इन द न्यू यूनिट्स ऑफ सिस्टम फोर्स इज 3 टाइम्स बिगर. फोर्स इसमें जो फोर्स है वो 3 टाइम्स बड़ा है. आप समझ गए ना मेरी बात. यहाँ पे जो फोर्स है ना पुराने वाले से 3 टाइम्स बड़ा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 2 टाइम्स बड़ा है. यानी कि एफ डैश बड़ा है और डी डैश बड़ा है. तो एफ बाई एफ डैश इज व्हाट 1 by 3 and d by d dash is what 1 by 2. So that becomes 180 upon 6. That is what 30. So that means कि यहाँ पे आ गया 180 joules equals to 30 joules. So this was an example जिसमें कि आपको बोला गया कि मास का यूनिट कितने टाइम्स बड़ा है, लेंथ का कितने टाइम्स बड़ा है, टाइम का कितने टाइम्स बड़ा है. ये नहीं दिया गया, बल्कि दिया क्या गया कि वर्क डिपेंड करता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे. तो आपको फोर्स का यूनिट कितने टाइम्स बड़ा हो गया, डिस्प्लेसमेंट का कितने टाइम्स बड़ा हो गया. आपने बस उसका सीधे फॉर्मूला लिखा और इसे एन की वैल्यू निकाली एफ बाई एफ डैश, क्योंकि एफ डैश इज 3 टाइम्स ऑफ एफ, डी डैश इज 2 टाइम्स ऑफ डी. सो एफ डी विल बी कैंसल्ड और यहाँ पे 1 by 3 और यहाँ पे 1 by 2. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चों आप ये समझ गए ना? ठीक है. सो students, like when I ask you, if you keep sending me in the message yes sir, so that will help me to learn you better. ठीक है, मुझे पता लगता रहेगा कि यस आप मेरी बात ठीक से समझ रहे हो. तो यू कैन send me the message. Okay, all right. Okay बच्चों, so now we proceed. आप देखो एक और भी नए टाइप का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स. और ओके यस, सो नाउ यू सेंड मी. नाउ सी एक और भी नए टाइप का क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स. उसमें है कि जैसे उन्होंने बोला कि जो क्वेश्चन है दिस की वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स. ठीक है ना, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स. उन लोगों ने हमने फंडामेंटल यूनिट्स चेंज नहीं कर दिए. वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स को हमने माना दीज आर द न्यू फंडामेंटल यूनिट्स. दीज आर न्यू फंडामेंटल यूनिट्स, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स. अब बोलोगे कि अगर ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ, आपका जो डायमेंशन है वो m का डायमेंशन क्या होगा. व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ m? आप समझिए मेरे पास. अगर वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये फोर्स है. बोल दीजिए फंडामेंटल यूनिट्स अब एम एल टी ना होकर के ये हैं, तो इन डायमेंशंस के टर्म्स में मास का डायमेंशन क्या होगा. ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका डेरिवेशन वाला क्वेश्चन था. इन यस्टरडेज क्लास आई हैड टोल्ड यू कि अगर टाइम पीरियड टी लेंथ और जी पे डिपेंड करता है तो आप टाइम पीरियड टी और एल जी के बीच का रिलेशन कैसे निकालोगे. ये क्वेश्चन एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है. हाउ? आपको क्या करना है, m इक्वल्स टू k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, v टू द पावर a, t टू द पावर b, f टू द पावर c. बिल्कुल ऐसे ही किया था हमने उसमें when जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे. so in the derivation we had done the same thing कि time period t was equal to k l to the power a g to the power b. यहाँ पे इन पे डिपेंडेंसी है, तो k v to the power a t to the power b and f to the power c. राइट. अब पुराने सिस्टम में हम सबके डायमेंशंस लिख देते हैं. जो हमारा पुराना सिस्टम है एम एल टी वाला, उसमें सबके डायमेंशंस लिख देते हैं. मास का डायमेंशन m1, k डायमेंशनलेस, वेलोसिटी का l1 t माइनस 1, l1,
t माइनस वन टू द पावर a, टाइम का t1 टू द पावर b, फोर्स F का m1 L1 t माइनस टू m1 L1 t माइनस टू द पावर वॉट c। हमने अपने जो नया सिस्टम है उस नए सिस्टम की प्रोपोर्शनलिटी लिखी और फिर पुराने सिस्टम में सबके डायमेंशंस लिख दिए। अब सबकी पावर्स कलेक्ट करते हैं। तो जब सबकी पावर्स आप कलेक्ट करोगे, सो दिस विल बिकम m1 l की पावर यहाँ पे a, यहाँ पे l की पावर c, सो दिस बिकम्स l टू द पावर a प्लस c। यहाँ पे टाइम की पावर माइनस a, यहाँ टाइम की पावर b और यहाँ टाइम की पावर माइनस टू सी, सो t टू द पावर माइनस a प्लस b माइनस टू सी। यहाँ माइनस a, यहाँ b और यहाँ माइनस टू सी। मास m की पावर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे c c। इज दैट क्लियर? सो बच्चों इससे आ गया कि दोनों ओर के डायमेंशंस आपने कंपेयर किए। तो सबसे पहली चीज आ गई c इक्वल टू वन। यू नो दैट लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा, है ना? जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल होंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के क्या होंगे? इक्वल होंगे। एम का यहाँ पे वन, वहां पे एम का सी, सो सी इक्वल्स व्हाट वन। नाउ सी फर्दर, यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन नहीं है, दैट मीन्स की जीरो है। जहां पे लेंथ का डायमेंशन नहीं है दैट मीन्स व्हाट? जीरो है। ठीक है ना? हाँ, सी यहाँ पे एम का सी है और यहाँ पे एम वन है, सो सी इक्वल्स व्हाट? वन। राइट? नाउ सी लेंथ का यहाँ पे ए प्लस सी, सो ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए प्लस सी इज व्हाट? जीरो, बिकॉज यहाँ पे लेंथ नहीं है। सी की वैल्यू वन डालोगे, सो ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू माइनस वन। और यहाँ पे टाइम का डायमेंशन क्या है? माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी। और यहाँ टाइम नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे टाइम का डायमेंशन क्या है? जीरो है। यहाँ पे टाइम का डायमेंशन क्या है? जीरो। सो दिस बिकम्स इक्वल टू जीरो। अब आप ए और सी की वैल्यू डालोगे। ए इज माइनस वन, सो माइनस माइनस प्लस वन, प्लस बी माइनस टू, सी इज वन, सो टू इंटू वन इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स यहां से बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस टू दिस इंटू वन, सो बी किसके इक्वल आ गया? यस, हाँ बच्चे आपने ठीक लिखा है। सो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस टू प्लस वन, माइनस वन उस ओर जाएगा तो प्लस वन, सो बी की वैल्यू आ गई प्लस वन। दैट मीन्स कि आपका फॉर्मूला आ गया ये m इक्वल्स टू के। आपको केवल बस m के डायमेंशंस लिखने थे, आपको फॉर्मूला नहीं बनाना था डायमेंशन। तो आपने बोला कि m की डायमेंशन आ गई आपकी, m की डायमेंशन b की पावर a इज व्हाट? माइनस वन, और t की पावर b इज वन, और m की पावर फोर्स f की पावर कितनी हुई? पावर ऑफ f becomes c, c is what? c is 1, so this become the dimension of m। ये m का डायमेंशन आ गया। बच्चों ये क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है बच्चे, किसी ने स्क्रीन में बीच में ये किया हुआ है, प्लीज इसे रिमूव कर दो। whosoever has done it, स्क्रीन के बीच में आ रहा ना।
जस्ट ए मोमेंट। स्टूडेंट, ये किसने स्क्रीन के बीच में जो आ रहा है ना, ये किसी ने अपने सिस्टम में किया हुआ है या जस्ट ए मोमेंट, मैं इसे एक बार रिकॉर्ड कर दूं। अच्छा, मेरे इसमें आ रहा है। ओके, ऑल राइट। ओके ओके ओके, ऑल राइट। आई डिडंट सी, वो मेरे बोर्ड में ही आ रहा। ठीक है ना, नाउ से। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। मैं एक बार जल्दी से इसे रिपीट करता हूँ। आपसे लोग कि यार फंडामेंटल यूनिट चेंज कर दिए गए। अब वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को फंडामेंटल यूनिट मान लिया गया, तो इसके टर्म से मास का डायमेंशन क्या होगा? आपने क्या कि मास m इज इक्वल टू के v टू द पावर a, t टू द पावर b, c टू द पावर f टू द पावर c। आपने ओल्ड सिस्टम में सबके डायमेंशंस लिखे, सबकी पावर्स कलेक्ट की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल किए, उसे एबीसी की वैल्यू निकाली, एंड यू गॉट द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन इज कि आपको ये बोला गया कि जल्दी, ये क्वेश्चन है कि या आप पहले एक ये वाला क्वेश्चन लोगे। you'll see p equals to p equals to a minus t square upon b into x। p equals to a minus t square upon b into x। यहाँ पे आपको बोला गया कि p प्रेशर है, x डिस्टेंस है और t सेकेंड्स है। p इज प्रेशर, t इज सेकेंड, x इज मीटर। तो आपको a अपॉन b का डायमेंशन बताना है। डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इज व्हाट? एक बार आप इसे सॉल्व करो। व्हाट बी डायमेंशन ऑफ a अपॉन b? आपको a अपॉन b का डायमेंशन बताना है। सो ट्राई दिस। सो लेट्स फाइंड दिस। आप देखोगे, मे बी आपने सॉल्व किया हो। मैंने आपसे सबसे पहले क्या बताया? जिन क्वांटिटीज के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, उनके डायमेंशन सेम होंगे। इसका मतलब यहाँ पे
ए का डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल होगा, ए का डायमेंशन विल बी इक्वल व्हाट, टी स्क्वायर, दैट इज ए का डायमेंशन T2, ए का डायमेंशन क्या आ गया T2। आप देखो प्रेशर का डायमेंशन अलग से निकाल लो, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T माइनस टू, एरिया का L2, तो प्रेशर P का डायमेंशन आ गया इक्वल टू व्हाट, m1 L माइनस वन T माइनस टू। इज दैट क्लियर बच्चे, समझ गए ना। प्रेशर P इज व्हाट, F बाई A, so F by A means m1 L1 T minus 2 upon L2, so m1 L minus 1 T minus 2, ये प्रेशर का डायमेंशन आ गया। अब हम वापस से इस इक्वेशन में आते हैं, इस वाले में प्रेशर P का डायमेंशन m1 L1 T माइनस टू, ठीक है ना, T माइनस टू, राइट, ये प्रेशर P का इंटू वॉट B इंटू एक्स, इंटू वॉट B इंटू एक्स। अब B और x का डायमेंशन हो गया L1, x का इज वॉट L1, और ये डायमेंशन किसके इक्वल होगा, इस वाली साइड के, और ये डायमेंशन कितना टी स्क्वायर T2 के, क्योंकि ए का डायमेंशन T2 के इक्वल, दोनों का मिलकर के भी T2, तो दिस व्हाट T2, ये डायमेंशन आएगा किसके इक्वल, दिस विल बी इक्वल व्हाट, T2 के इक्वल आएगा। सो दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, यहां से B का डायमेंशन आ गया, B का डायमेंशन T2 और यहाँ T माइनस टू, सो दैट विल बिकम व्हाट T4, और L2 से यहाँ पे आ जाएगा L माइनस टू M माइनस वन, ये डायमेंशन आ गया B का। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसे। B का डायमेंशन हमने यहां से निकाला, m1 L माइनस वन T माइनस टू यहां लिखा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से B इंटू एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, B इंटू एक्स, एक्स इज L1, और ये डायमेंशन इसके इक्वल होगा राइट हैंड साइड के A माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि हम जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में हो गया P इंटू बी एक्स, और राइट हैंड साइड में हो गया A माइनस टी स्क्वायर, जिसका डायमेंशन T2 के इक्वल है। तो B का डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगा, T2 अपॉन T माइनस टू, T2 पावर 4, और L2 है तो ऊपर L माइनस टू M माइनस वन। अब आपको डायमेंशन किसका निकालना था, A अपॉन B का, सो A अपॉन B का डायमेंशन आ गया इसका T2, और इसका डायमेंशन T4 L माइनस टू M माइनस वन, सो दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, A अपॉन B का डायमेंशन आ गया ये L2 M1 T माइनस टू, दिस द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B। होप कि ये क्लियर हो गया होगा, L2 M1 T माइनस टू, इज दैट क्लियर स्टूडेंट, से क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर हो गया ना, ठीक है। बी का डायमेंशन दोबारा बताना है, आप देखो यहाँ पे मैं इस चीज को एक बार दोबारा से ही फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ठीक से देखो। P इक्वल्स टू A माइनस टी स्क्वायर अपॉन क्या था, बी एक्स अपॉन वॉट बी एक्स, ठीक है। सो दिस बिकम्स P इंटू बी एक्स इज इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता कि जिन क्वांटिटीज के बीच में प्लस या माइनस होगा उनके डायमेंशन सेम होंगे, तो ए का डायमेंशन तो T2 हो गया, ए का डायमेंशन क्या आ गया T2, तो इसका डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो दैट मीन्स कि पी बी एक्स का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, T2 के इक्वल होगा। तो बी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, T2, फिर इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, इसका बच्चों लेकिन एक और आसान तरीका था, क्योंकि आपको डायमेंशन निकालना था बाय द वे A अपॉन बी का,
डायमेंशन किसका निकालना था, ए अपॉन बी का। तो जरूरी नहीं कि आप बी का डायमेंशन सेपरेट ही निकालो। अगर आपको बी का डायमेंशन निकालने के लिए बोला गया होता तो फिर आप ऐसे करते, T2 अपॉन वॉट, P अपॉन एक्स। बी का डायमेंशन कितना, T2 अपॉन P अपॉन एक्स। अब P का डायमेंशन सेपरेटली निकालो, P इज इक्वल टू प्रेशर P को सो F अपॉन एरिया A, सो M1 L1 T माइनस 2 अपॉन L2। एरिया का डायमेंशन विल बी इक्वल टू L2। एरिया का क्या होगा, L2। सो दिस बिकम्स M1 L minus 1, see na, pressure is what, force upon area, so M1 L minus 1 T minus 2, ये प्रेशर का डायमेंशन आ गया। सो बी का डायमेंशन हो गया T2 अपॉन M1 L minus 1 T minus 2, ठीक है ना, T minus 2 इंटू L, एक्स का L1, प्रेशर का इंटू L1। सो दिस डायमेंशन बिकम्स इक्वल टू व्हाट, ये इक्वल टू हो गया बी का डायमेंशन T2 और ये T माइनस 2, सो T4 और M माइनस 1 और ये L तो खत्म ही हो गया। अच्छे, यहाँ पे फिर हम लोगों ने पहली बार, पिछली बार शायद गलत किया था। पिछली बार में मेरा आई थिंक कि गलत हो गया होगा, एक बार ठीक से देख लो फिर से। P इंटू बी इंटू एक्स इज इक्वल वॉट, T2। हमने यहाँ पे कर दिया T2, तो B का डायमेंशन आ गया T2 अपॉन P इंटू एक्स। अब T2 और प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया M1 L1 T माइनस 2 अपॉन L2, सो दिस बिकम्स M1 L माइनस 1 T माइनस 2 और प्रेशर इंटू एक्स L1, सो ये तो L का खत्म ही हो गया। सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स B का T4, यहां से T4 एंड व्हाट M माइनस 1। सो इससे आपका A अपॉन बी का डायमेंशन आ जाएगा A अपॉन बी, A का T2 और B का हो गया T4 M minus 1, so that means it becomes T to the power minus 2 M to the power 1। तो स्टूडेंट्स ये आएगा A अपॉन बी का डायमेंशन। आई थिंक पिछली बार हम लोगों ने कैलकुलेशन में ये क्लियर हो गया ये वाला। अभी स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्लेन किया, दिस इज क्लियर। ओके, सो यूल सी नाउ, आप देखोगे, मैं एक बार पिछले वाले को भी चेक करता हूं कि हमने उसमें गलती कहाँ पे की है। हमने यहाँ पे फोर्स का निकाला M1 L1 T माइनस 2 अपॉन L2, M1 L माइनस 1 T माइनस 2, और फिर बी का डायमेंशन जब हमने निकाला तो दैट बिकम्स कि बी के डायमेंशन में हमने क्या करा कि यहाँ पे ये मैंने लिखने में गलती कर दी। यहाँ पे L माइनस 1 था, ये क्या था, इट वॉज L माइनस 1, है ना, ये जो डायमेंशन था ना। जब मैंने प्रेशर का डायमेंशन लिखा था तो यहाँ पे L माइनस 1 है और मैंने L1 कर दिया था तो L2 हो गया था। अब ये L0 हो रहा था। सो जब यहाँ पे L0 आ रहा था तो बी का डायमेंशन क्या आ रहा था, T4 M माइनस 1, और वही डायमेंशन आप देखो यहाँ पे भी आया। बट यहाँ पे ऐसे केस में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना, खासतौर से कॉम्पिटिशन्स में आपको ध्यान रखना है जहाँ पे कि आपके पास टाइम कम है। इसे थोड़ा सा और भी हम क्लेवरली कर सकते थे। हाउ, आपसे उन्होंने पूछा किसका डायमेंशन है, ए अपॉन बी का, ए अपॉन बी का पूछा है ना, तो आपको कब में फर्क करना पड़ता। लुक एट दिस कि ए और टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो दो डायमेंशन ए का होगा वही टी स्क्वायर का होगा। मीन्स व्हाट आई कैन डू इज P इंटू बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए। डायमेंशंस के टर्म्स में तो मैं लिख ही सकता हूं ना, ए का डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां से ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई, पी इंटू एक्स। तो आपको कल बस पी इंटू एक्स का डायमेंशन निकालना था। किसका निकालना था, पी इंटू एक्स का। और जब आप पी का डायमेंशन निकालते हो तो ये आता है, उसमें एक्स मल्टीप्लाई करते हो तो L1 मल्टीप्लाई हो गया। सो दैट बिकम्स व्हाट, दिस डायरेक्टली बिकम्स इक्वल टू ए अपॉन बी का डायमेंशन M1 और
m1 into what? a upon b. So a upon b का डायमेंशन आ गया आपका p इंटू एक्स का डायमेंशन, और p का डायमेंशन आपने निकाला ये, इंटू एक्स करोगे m1 p माइनस टू, दिस वॉट p माइनस टू, ये आ गया ना आपका। तो लेकिन यहां से a अपॉन बी डिफरेंट आया है, इसे देखो एक बार। जो हमने यहां से क्या, वी वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ व्हाट, a अपॉन b। अगर मैं इसके डायमेंशन को सीधे a के डायमेंशन के इक्वल कर दूं, तो a अपॉन b आ जाएगा कितना, b इंटू एक्स आ जाएगा, और b इंटू एक्स जो ये होगा a अपॉन b, दैट इज p इंटू एक्स। तो p इंटू एक्स जो डायमेंशन आएगा m1 t माइनस टू आएगा। ठीक है ना। एक बार हम आराम से देख करके इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यहां से p into b into x is equal to a minus t square, that is what this t2। so b का आ गया t square अपॉन और p into x, और p का निकाला ये आ गया into x l1, so this becomes m1 t minus 2। ठीक है, m1 t minus 2, फिर आपने किया m1 t minus 2, और l वाला जीरो हो गया, so that becomes m1 t4। यही आया। ठीक है ना। a अपॉन b का डायमेंशन क्या आया, this becomes equal to कि दिस इज, यही आया हमारा, ए का डायमेंशन अपॉन बी का ए का डायमेंशन अपॉन व्हाट, और बी का डायमेंशन आप, अच्छा बी का डायमेंशन ये हुआ, मैंने यहाँ पे यहाँ फिर से गलती की, ये देखोगे ये डायमेंशन आया किसका, बी का, बी का ये आया। तो जब आप ए अपॉन बी करोगे, सो दैट विल बी t2 अपॉन बी का डायमेंशन t4 m माइनस वन, दैट मीन्स दिस बिकम्स m माइनस वन t टू द पावर माइनस टू। अब ये करेक्ट आया, m1 m1 t माइनस टू, अब ये करेक्ट है, और ये मैच कर। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस क्लियर ना। पे मैंने क्या किया था कि मैंने निकाला डायमेंशन बी का, और फिर उसी को लिख दिया था। सो अब ए अपॉन बी का निकालना था, तो जब आप ए अपॉन बी करोगे तो m1 t माइनस टू, और ये यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते थे इस तरीके से। जो आपको पता है कि इसका डायमेंशन ए का डायमेंशन है, सो ए अपॉन बी किसके इक्वल आ रहा था, p इंटू एक्स के, तो बस p इंटू एक्स का डायमेंशन लिखना। सो आई होप कि नाउ दिस गॉट क्लियर। बच्चों अब ये क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब हम लोग एक नया क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये मोमेंटम, एरिया और टाइम को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया। ठीक है ना। हमने क्या करा, मोमेंटम, टाइम एंड एरिया, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब MLT से चेंज कर दिया, और फंडामेंटल यूनिट्स किसे मान दिया, मोमेंटम को, टाइम को और एरिया को मान लिया कि दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है। अब बोलिए कि अगर ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। ठीक है। अब फिर से बिल्कुल वैसे ही किया, हमने क्या लिया, एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम p टू द पावर a, टाइम टू द पावर b, एरिया a टू द पावर 2। p to the power a, p is momentum not pressure, p to the power b and a to the power what, 2।
हाँ बच्चे, मैंने अभी वही निकाला था, ठीक है ना। आपने जो लिख करके बोला ना, तो वो वही डायमेंशन आया था। और बाद में जो मैंने आपसे बताया कि ए अपॉन बी डायरेक्टली निकाल सकते थे, तो आप कॉम्पिटिशन्स में टाइम कम होता तो खासतौर से देखोगे कि अगर कहीं पे और क्लेवरली निकल रहा लेसर स्टेप्स में, तो आप उसी तरीके से निकालो। अब ये मोमेंटम, ये टाइम और ये एरिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? सबके डायमेंशंस लिखना। तो एनर्जी का डायमेंशन वर्क वाला होगा। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? वर्क का डायमेंशन। प्रेशर का जो डायमेंशन होगा, प्रेशर का डायमेंशन होगा फोर्स अपॉन एरिया टू द पावर ए टी टू द पावर बी। एरिया का L2 टू द पावर व्हाट? ए बी सी है ये, तो L टू द पावर सी। ठीक है ना? इसका फोर्स अपॉन एरिया हम सबके डायमेंशंस के प्रॉपर फॉर्म में ला रहे हैं। वर्क का डायमेंशन M1 L2 T-2। यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T-2 अपॉन एरिया का L2 टू द पावर ए। टाइम का डायमेंशन T1 टू द पावर बी। एल का डायमेंशन L2, तो L टू द पावर 2C। L टू द पावर व्हाट? 2C। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो व्हेन वी सिंप्लीफाई इट, इट बिकम्स M1 L2 T-2। अब यहां पे देखोगे, ये सिंप्लीफाई करने से आ गया L M1 L-1 T-2 टू द पावर 8 T टू द पावर B L टू द पावर 2C। L टू द पावर व्हाट? 2C। दिस क्लियर? ठीक है ना? अब द फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का M1 L1 T-2 अपॉन L2, T का T1 टू द बी, सो T टू द बी। L टू एरिया का L2, सो L2 टू द पावर व्हाट? L2C। दिस इज क्लियर? सो आप ये देखो, ये हो गया। अब पावर्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, सबकी पावर्स वी आर कलेक्टिंग। सो दिस बिकम्स M1 L2 T टू द पावर -2 इक्वल्स टू M टू द पावर A L टू द पावर -A T टू द पावर M टू द पावर A, और L टू द पावर यहां से -A और यहां से 2C प्लस 2C। T टू द पावर माइनस यहां से 2A और यहां से B, सो -2A प्लस B। हमने पावर्स कलेक्ट कर ली। मतलब टोटल पावर M की क्या है, टोटल पावर L की क्या है, और टोटल पावर, ठीक है, यहां से आपने देखा ना, -1 और A, सो दिस -A, यहां से 2C -A प्लस 2C, और टाइम की पावर यहाँ -2A और यहाँ पे B, सो -2A प्लस B। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। फिर आप डायमेंशंस इक्वल करेंगे तो ए एम का यहाँ ए और यहाँ 1, सो ए इक्वल्स व्हाट? 1। यहाँ से एल है -A+2C, दैट इक्वल्स व्हाट? 2। -A+2C इज इक्वल व्हाट? 2। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 डाली, सो -1+2C इज इक्वल टू 2। सो 2C इज इक्वल टू 2 + 1 3। इट implies that C equals to 3/2। और यहाँ पे टाइम इज -2, यहाँ पे इट इज व्हाट? -2A प्लस B, सो -2A। A की वैल्यू क्या है? 1, सो -2 प्लस B, दैट इज B इक्वल्स व्हाट? 0। B क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ पे टाइम इज -2, सो -2 इक्वल्स टू -2A। A इज व्हाट? 1, सो -2 प्लस B, दैट मीन्स B इक्वल्स व्हाट? 0। अब आपका जो फॉर्मूला आया था, दैट वाज की एनर्जी इज इक्वल टू, ये था डायमेंशंस के फॉर्म में, दिस वाज व्हाट? डायमेंशंस के फॉर्म में इट वाज P टू द पावर A। सो P टू द पावर कितना आ गया? A1। और टाइम टू द पावर व्हाट? टाइम की कोई पावर नहीं आ रही है। और एरिया टू द पावर व्हाट? C इज इक्वल टू 3/2। दिस बिकम्स आंसर। सो स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट? बच्चों इसे ठीक से देख लो।
and let me know should you have any doubts about it. And डायमेंशंस में आप किसी भी लेवल पे बात करेंगे, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इतने ही बनते हैं. हाँ, देर इज वन थिंग, जैसे आप आर्बिटरी क्वांटिटीज के डायमेंशंस की बात करो, मान लो जैसे कोई आपसे बोले सरफेस टेंशन का डायमेंशन, विस्कोसिटी का डायमेंशन, या यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन. सो माय एडवाइस इज व्हाट, अगर आपके स्कूल में ये कराया गया हो तो आपको कोई भी ऐसा डायमेंशन पूछना हो, आप मुझे व्हाट्सएप करके डायमेंशन पूछ सकते हो, वो मैं बता दूंगा. बट जब बात कॉम्पिटिशन्स की आएगी तो कॉम्पिटिशन्स में आपने क्या करा होगा, तब तक पूरी 11th की फिजिक्स, पूरी 12th की फिजिक्स कर ली होगी. तो आपके लिए जो क्वांटिटीज अभी नई क्वांटिटीज हैं, जो कि जिसके कि आपको फॉर्मूले भी नहीं पता है, जैसे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का आपको फॉर्मूला नहीं पता है, इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इनके डायमेंशंस नहीं पता है. तो वैसे तो स्कूल में टीचर्स को ये नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि बच्चों ने जब उसका फॉर्मूला नहीं इसके पहले लाइफ में कभी किया है, तो उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे. द ओनली थिंग वी कम शॉर्ट, या तो वो अभी फॉर्मूले मगअप करे और या फिर उसका डायमेंशन मगअप करे, ठीक है ना. बट फिर भी किसी के स्कूल एग्जाम में अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा. बट डायमेंशंस में जो रूल्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, 11 क्वेश्चन क्लियर हो गया. बच्चों 11 क्वेश्चन क्लियर हो गया ना. ओके, सो अब इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, और अगला सेशन जो मैं लूंगा इसका, दैट विल बी अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का सेशन क्योंकि छोटा होगा, तो उसमें मे बी के आधा सेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स का, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी कैन स्टार्ट, उसी के नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट द मोशन इन वन डायमेंशन, राइट. सो मैं इसे एंड कर रहा हूँ.